एक द्रोणिका में करण हमारे एक द्रोणिका में कैल्शियम एसीटेट लेकर गर्म करते हैं, जिससे एसीटोन बाष्प के रूप में बनने लगता है। जिसे संघनित्र में प्रवाहित करते हैं, जिससे एसीटोन द्रव अवस्था में ग्राही में एकत्रित हो जाता है। रोज एक क्वेश्चन लिखवाने से रह जाता है, सब पहले नोट करके लिखे ऊपर को गई। नोट करके ऊपर लिख लेना रेड लाइन से ऊपर। पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है ये कि फॉर्मेलिन किसे कहते हैं, तो 40% फॉर्मल्डिहाइड के जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। और बाकी जो है ना, देखो सर, इसके भौतिक गुण, जो एसीटोन चल रहा है हमारा टॉपिक, भौतिक गुण कुछ नहीं होता है। ये एक द्रव होता है, ये जल में विलय होता है, इसका ये क्वथनांक सब ऐसे ये कभी नहीं आते। रासायनिक गुण वो 18 जो हमने 16-17 जो करवाए हैं, उनमें से जो एसीटोन वाले गुण है ना, वो सब रासायनिक गुण इसके भी हैं, है ना। सारे तो नहीं है, लेकिन जो इसके हैं वो हैं। और एक और है जो कि अभी ये मैं करवा रहा हूँ। तो जी देखो सर, आप नोट करके लिखेंगे? हाँ, इसे नोट करके लिख लेना। ये उसी टाइम लिखवाना चाहिए था, बार बार ये रह जाता है ना। जी इसी की अभिक्रिया है।
क्या है? एक ही रासायनिक गुण है इसका मैसिटिलीन का ना, तो मैसिटिलीन का हाँ जी, कैसा होता है जब एसीटोन को सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में गर्म करते हैं तो मैसिटिलीन प्राप्त होता है। ये लिख देना ऐसे, यह है एसीटोन, जब एसीटोन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो मैसिटिलीन बनता है। देखो तीन कार्बन, इसमें तीन कार्बन है, 3 से गुणा हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, तो 9 कैसे हो जाएंगे? 6 तो इसके अंदर आ गए कार्बन, 3 ही आ गए, 9 हो जाते हैं। बाकी H जो है वो बचेंगे, वो H2O बना देंगे। एक ही रासायनिक गुण, मतलब यहाँ एक करवा रहे हैं, बाकी जो इसके रासायनिक गुण जो उसमें करवाए थे ना अभी एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण चल रहे थे, तो वो वाले भी इसी में रासायनिक गुण ऐड हो जाते हैं। इतना हो जाता है और इसके बाद हेडिंग डालेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। हिंदी लिख दोगे? नहीं लिखी जा रही? जब एसीटोन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, डाल दो, एक ही रासायनिक गुण है, रासायनिक गुण डाल के लिख दो, फिर नंबर करके लिख देना, मैसिटिलीन का निर्माण करके लिख देना। कार्बोक्सिलिक अम्ल लास्ट टॉपिक है, इसे बनाने की विधि पढ़ेंगे, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और चैप्टर खत्म। सबसे अजीबोगरीब नाम होता है इसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ये RC≡H। जो C≡H होता है ना, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ये बनता कैसे है? ये बनता है कि ये तो था कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप से 2 संयोजकता इसकी खाली थी अभी, तो एक से तो R जुड़ जाता है और एक संयोजकता से हो जाए ना वो OH जुड़ जाता है। तो ये तुम्हें कुछ ऐसा नजर आएगा कि इसमें एक कीटोन वाला ग्रुप भी होता है, कार्बोक्सिलिक के अंदर एक कीटोन वाला ग्रुप भी होता है और अल्कोहल वाला मतलब OH हाइड्रोक्सी वाला ग्रुप भी होता है। दोनों को मिलाकर कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है जी, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं कि वे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में यहाँ से बनाते हैं, चलो यहाँ से ऐसे बनाते हैं, ये होता है कार्बोनिक, ये कार्बोक्सिलिक समूह। तो हम कहेंगे वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं, व्युत्पन्न यौगिक होते हैं मतलब इसी से उत्पन्न यौगिक होते हैं, तो व्युत्पन्न यौगिक होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक है जी, ये है कार्बोक्सिलिक समूह। इससे आगे जितने भी CH3 CH2 जो भी सब जुड़ते रहेंगे वो सब अम्ल कहलाएंगे। और ये इतनी लंबी चैन हो सकती है कि यही चीज़ जो होती है ना, यही चीज़ इसी के एस्टर जो होते हैं ना वो साबुन में होते हैं, उनके फॉर्मूले भी ऐसे आते हैं C35 C38 ऐसे करके C32। तो कार्बन की 33-40 लंबी चैन, ये कार्बन की 33-40 कार्बन वाली चैन होती है जो कि हम नॉर्मली घरों पर यूज़ करते हैं साबुन और डिटर्जेंट की। दरअसल मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ क्योंकि 16वें चैप्टर में हम पूरी ये इसका फॉर्मूला लिखते थे C32 वाला C17 वाला, लेकिन वो 16वां चैप्टर अब निकल गया था, तुम्हें देखने मिलेगा नहीं, तो फिर नहीं दैनिक जीवन में रसायन तो उसमें हम मिसेल वगैरह और साबुन और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ाते थे उस टाइम पर, ये तुम्हें देखने मिल जाता था, लेकिन अब नहीं मिलेगा इस साल तुम्हें। तो फिर भी पता होना चाहिए कि साबुन के, हाँ सब तो पढ़ लो जिसे पढ़ना हो, तो एग्ज़ाम के बाद तो सब पढ़ लो जिसे जो पढ़ना, क्योंकि वो तो एग्ज़ाम निकल गया, अब तो जो पढ़ना है पढ़ लो। हाँ, तो ये चीज़ है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की परिभाषा लिखेंगे हम।
जिसमें वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह से वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह से एक हाइड्रोक्सी समूह तथा एक एल्किल समूह जुड़ा होता है। वो अभी लिखेंगे, देखो मैं बताऊंगा लिखेंगे। RCOOH, इसे ऐसे भी खोल कर दिखा सकते हैं, ये तो पहले ऐसे लिख दो। कार्बोक्सिलिक समूह, ये भी यही है, इसे भी ये वाला नाम लिख देना, कार्बोक्सिलिक समूह। अब इसमें अगर जो हम कोई ऐसा करके एल्किल जोड़ दें तो ये बोला जाएगा कार्बोक्सिलिक यानी अब कार्बोक्सिलिक में उदाहरण आ जाएगा इसका CH3COOH। क्या नाम होगा इसका? इसका नाम है एसिटिक अम्ल। IUPAC नाम हो जाएगा 1 2, तो 2 कार्बन के लिए एथेन आ जाता है, और इसके लिए जो आता है ना वो OH अम्ल आता है, तो एथेनोइक, एथेन और 1 OH अम्ल लिख दो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए इसका आगे 1 नहीं भी लिखते ना तो भी चल जाता है। बाकी सबका आगे 1 लिखना जरूरी होता है, लेकिन इससे ऊपर तो कोई होता ही नहीं है, तो इसलिए जब भी होगा ये 1 खुद ही होगा। क्या हो गया? 1 2 3 कार्बन है, तो प्रोपियोनिक अम्ल होता है, और अगर 4 होते हैं ना तो ब्यूटेरिक अम्ल होता है, ऐसे करके, जैसे एसिटिक अम्ल होता है, प्रोपियोनिक अम्ल होता है, ब्यूटेरिक अम्ल होता है। IUPAC में प्रोपेन 1 OH अम्ल हो जाएगा, तो IUPAC नाम हो जाते हैं। देखो फॉर्मेल्डिहाइड जो ये फॉर्मिक अम्ल जो होता है HCOOH जो होता है, इसका नाम फॉर्मिक अम्ल होता है, और हम कहेंगे अपवाद है एल्किल समूह अनुपस्थित है, ये ऐसा करके लिख देते हैं। अगर हम इसके IUPAC नाम की बात करें तो एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए मैथेन नाम होता है, मैथेन, और OH अम्ल होता है तो ऐसा लिख देते हैं मैथेनोइक अम्ल। चाहो तो 1 यहाँ लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं होता है, मैथेनोइक अम्ल ये हो जाता है। तो ये इसके नामकरण होता है। अब इसमें एक और बात देख लो, बेंजीन वाले भी साथ साथ होते हैं इसी में ही, तो बेंजीन में तुम इसे ऐसा करके देखना, ठीक है ना जी। बेंजीन में देखो COOH, तो बेंजीन होता है तो इसका नाम हो जाता है बेंजोइक अम्ल। बेंजेनोइक नहीं होता है, बेंजोइक अम्ल बोला जाता है, बेंजोइक अम्ल। बाकी इसके साथ जो भी चीज़ जुड़ेगी
कोई और, चलो पहले उतारो मैं और बताता हूँ। कोई भी और चीज़ जुड़ेगी तो उसका नाम इससे पहले ही आएगा, इसके बाद नहीं आएगा, समझ गए? जैसा OH लगा दो, CH3 लगा, कुछ भी लगाओ तो उसका नाम पहले ही आएगा, क्योंकि ये पावरफुल सबसे ज़्यादा रहता है, ये हमेशा अनुलग्न लगवाएगा अपना। सिर्फ एक जगह आके थोड़ा सा मामला होता है, जब सल्फोनिक अम्ल बनता है ना, तो ये बेंजोइक सल्फोनिक अम्ल, तो वहाँ भी वैसे सल्फो पहले ही आ जाता है, जबकि सल्फोनिक अम्ल जो होता है ना वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वो प्रबल अम्ल होता है, ये दुर्बल अम्ल होता है। CH3COOH जो होता है वो दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है जी। प्रबल अम्ल जो होते हैं वो HCl HNO3 या H2SO4 होते हैं, और वो खनिज अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल होता है अकार्बनिक वाले होते हैं, ये कार्बनिक वाला होता है। और याद रखना, प्रयोगशाला में सबसे पहले जो खोजा गया कार्बनिक यौगिक था वो यही था, एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी जीके में भी ऐसे भी, कि सबसे पहला खोजा गया कार्बनिक यौगिक कौन सा था, क्योंकि दो प्रकार के यौगिक होते हैं ना, या तो कार्बनिक यौगिक होंगे या अकार्बनिक होंगे। तो कार्बनिक यौगिक जो है वो एसिटिक अम्ल है, अकार्बनिक यौगिक जो है वो यूरिया है, ठीक है जी, याद रखना। जल्दी बनाओ फटाफट। कार्बोक्सिल अम्ल बनाने की विधियाँ, अरे अभी तो इतनी सारी वीडियो में ना वो पब्लिक नहीं है, पुरानी हो गई वो। अभी जरा कितनी पुरानी पढ़ेंगे देखिए जरा, 26 तारीख से तो पुरानी वीडियो पढ़ेंगे। अब जरा देखो इधर, ये होते हैं एल्कोहल CH3 CH2OH का ऑक्सीकरण करने, बोलो मत भाई, नवजात ऑक्सीजन द्वारा K2Cr2O7 के अम्लीय माध्यम में जब करते हैं ना तो CH3CHO बन जाता है। इसका दोबारा से ऑक्सीकरण करते हैं। जब हम ये एसिटाल्डिहाइड बना रहे थे ना, तो इसका इधर जो ग्राही होता था तो हम उसमें पंप लगाते थे ऑक्सीजन निकालने के लिए, ताकि इसमें कोई भी ऑक्सीजन न रह जाए। बार बार एक सिंक लगाते थे ना, एक अलग नल की लगाते थे, ताकि उस ग्राही में कोई भी ऑक्सीजन का कण ना रह जाए। ऑक्सीजन होगी तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन होती तो क्या बन जाएगा, देखो अब ये इसके साथ जुड़ जाता है, ये एसिटिक अम्ल बन जाता है, ऑक्सीजन। इसलिए जो उसमें एसिटाल्डिहाइड जब बनाते हैं ना तो ऑक्सीजन छोड़ते नहीं है, वरना वो खुद ही ऑक्सीकृत होकर ना एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। दूसरी विधि जो है वो है साइनाइडो के जल अपघटन द्वारा। साइनाइडो के जल अपघटन द्वारा, साइनाइडो का जल अपघटन होता है ये CH3 और ये होते हैं CN। जब हम इसका जल अपघटन करते हैं H2O तो ये CH3COOH में बदल जाता है, और बाकी जो है बचा क्या, NH3 अलग निकल जाएगा। कितने H की जरूरत पड़ी हमें, एक H यहाँ पड़ा, 3 यहाँ 4, 2 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो यहाँ 2 ले लेते हैं बस। चाहो तो इसे तुम ऐसे भी करके दिखा सकते हो, सीधा सीधा जल अपघटन किया जाता है। ऊपर चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब साइनाइड को जल में घोल दो और सीधा ये बन जाता है ऐसे करके। थर्ड मान जाता है एस्ट्रो के जल अपघटन द्वारा। देखो एस्टर होते हैं ये CH3COOC2H5, क्या नाम होगा इसका, ये एथिल होता है, इधर का एसीटेट होता है। जल अपघटन कर दिया, ये HOH होता है प्लस माइनस में, और जब यहाँ से ब्रेक करते हैं तो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। कौन कहाँ जाएगा, OH इससे, H इससे, और C2H5 ये OH, ये एसिटिक अम्ल बन जाता है, एसिटिक अम्ल। और याद रखना यही सारी चीजें एरोमेटिक वाले भी दर्शा देते हैं, मतलब इसकी जगह मैं बेंजीन ले लूँ तो साइनाइड में तो बेंजोइक अम्ल भी बन जाएगा ऐसे करके। या इसमें भी अगर जो हम कोई हमारे पास सोडियम बेंजोइट या कोई ऐसे एथिल बेंजोइट होगा तो वो भी ऐसे हो जाएगा, मतलब CH3 की जगह हम यहाँ बेंजीन भी ले सकते हैं, सारे बेंजीन वाले भी चल जाएंगे, ठीक है जी। और आ जाता है फोर्थ मानिएगा, टालोइन द्वारा भी बनता है। टालोइन का फॉर्मूला होता है ये
CH3 और इसका ऑक्सीजन कराया जाता है यही K2Cr2O7 के अम्लीय माध्यम में। COOH और बाकी जो है वो H निकल जाएंगे। कितने H की जरूरत पड़ी हमें? 3 की जरूरत पड़ी। तो ये हो जाता है बेंजोइक अम्ल। इसमें बेंजोइक अम्ल ही बनेगा। इतने तुम्हारे ये बनाने की विधि होंगी 4। हिंदी इसकी दिखाई जा रही है जो